हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी हेडिंग है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। चलिए समझते हैं। इफ इन अ वोलेटाइल लिक्विड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड देन देयर इज अ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि अगर आप एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं तो इस केस में जो ये सॉल्यूशन बन रहा है, या फिर अगर हम ये बोल सकते हैं कि जो सॉल्वेंट का जो बेसिकली वेपर प्रेशर था, अब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट का पहले जितना भी वेपर प्रेशर था वो सॉल्यूशन बनने के बाद उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे नॉन वोलेटाइल हमने सॉल्यूट मिलाए हैं। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे उतनी ही वेपर कम बनेगी। जब वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के। यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूं कि एक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन के, यानी कि मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं आप। ओके, सो सिंपली मैं इसको अगर इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। नाउ व्हाट इज दिस एक्चुअली पी ए एंड द एक्स ए। तो अगर मैं सॉल्वेंट के लिए कैपिटल ए यूज करूं एंड सॉल्यूट के लिए कैपिटल बी यूज करूं तो इन दैट केस जो ये सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। और यही अभी हमने देखी राउल्ट्स का लॉ है। यहाँ नीचे लिखा भी है कि एक्स से जो है मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का। अब स्टूडेंट्स जब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है, सपोज करें वो कॉन्स्टेंट के है, तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है, अभी हमने इसमें सॉल्यूट मिलाया ही नहीं है, तो इन दैट केस यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है वो भी 1 होगा, क्योंकि हमने ये पहले भी देख चुके हैं स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस सॉल्यूशन के उन सभी के मोल फ्रैक्शन को सम करने पे हमको कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो क्योंकि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, अभी हमने सॉल्यूट उसमें मिलाया ही नहीं है, तो x से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर मैं सिंपली यहाँ पे x से इक्वल टू 1 लेता हूं, ओके, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए हो जाएगा। पी ए क्या है, पी ए जो है इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन, पर पी नॉट ए क्या है, इस सॉल्वेंट का उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, क्योंकि वो अकेला ही है तो सॉल्यूशन का यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यानी कि वही हो जाएगा। अगेन आई एम समराइजिंग इट कि सपोज कीजिए अभी आपने सॉल्यूशन बनाई नहीं, यानी कि सॉल्वेंट ही ले रहे हैं, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसकी प्योर स्टेट ही तो है वो भी, तो प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। राइट, यहाँ लिखा भी है कि पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस पी ए की वैल्यू को जो कि पी नॉट ए है इस इक्वेशन 2 में रख दें तो पी ए की जगह आ जाएगा पी नॉट ए। ये कब हुआ, जब एक्स ए क्या है, 1 है, तो इसको तो हट जाएगा, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से इस k की वैल्यू अगर उठा करके हम इस इक्वेशन 2 में रख दें तो ये हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और ये इक्वेशन हम पिछले कुछ वीडियो से देखते हुए लगातार आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज एक्स बी, अब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, अब हम उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिलाने वाले हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है, कीप इन माइंड। ओके, तो जब हम ऐसा करने वाले हैं तो मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएंगे, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब कभी आप जितने भी कंपोनेंट ले रहे हैं तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ओके, अब इस एक्स ए की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 4 में यानी कि इसमें रखूंगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एंड एक्स ए की जगह जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए
माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ओके, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये बेसिकली एक्स बी होगा। ओके, अब क्या होगा, सिंपली यहाँ से इस पूरी टर्म को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं एंड पी ए को इधर ला लेंगे तो हो जाएगा ये पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब यहाँ से हमको एक्स बी निकालना है तो पी नॉट ए को ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा ये पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन डिवाइड में आएगा तो पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये हो गया हमारा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन 8 में जो पी नॉट ए माइनस पी ए है ये क्या है, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि जो सॉल्वेंट था उसके जो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था अब वो कम हो जा रहा है, यानी कि जैसे हमें सॉल्वेंट मिला है तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, लोअर हो रहा है, राइट। तो वही है लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ये पूरा कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया था कि पहले प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था, जैसे हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए तो उस केस में जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा सॉल्वेंट का, राइट। तो इसी को तो बोल रहे हैं लोअरिंग, यानी कम हो रहा है वेपर प्रेशर। तो ये क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन अगर पी नॉट ए माइनस पी के अपॉन में पी नॉट ए बोल दिए, ओके, जो कि हमको यहाँ पे एलएचएस पार्ट में मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाई रिलेटिव, क्योंकि द ओरिजिनल स्टेट क्या थी, दैट इज पी नॉट ए की रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इसलिए पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। Thus the above equation can be written as follows, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 8 में हमने देखे थे कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी था, तो एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो उसका फॉर्मूला हमने पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, मोल फ्रैक्शन अगर आपने नहीं देखे तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए कि एक्स बी इज इक्वल टू होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एन 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 बी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूट। तो ये हम फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, ओके, क्योंकि एक्स बी क्या होता है, इक्वल टू होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ओके, अब हम बात करें कि सपोज करें कि जो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हैं ये बहुत ही कम मिलाए हैं, जो हमने सॉल्वेंट के अंदर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए हैं, मान लेते हैं अभी थोड़े समय के लिए कि हमने बहुत ही कम डाले हैं सॉल्यूट, तो उस केस में एन बी क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा, तो हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए। ओके, एलएचएस पार्ट तो वही रहेगा। तो यहां से अगर मुझे एन बी अपॉन एन ए नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो आपको पता है स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं, एन बी की जगह क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी क्या है, गिवन वेट इन ग्राम्स, ओके, एंड एम बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ऐसे ही एन ए के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। जब ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए, ऊपर जाएगा तो एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, तो जगह पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, जो कि है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए के। अब ये फॉर्मूला यूज कहाँ होगा, जब आप न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कई बार ये यूज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी को डिफाइन किया गया है, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब ये डेफिनेशन कहाँ से आई, आपकी इक्वेशन नंबर 8 से। तो ये इक्वेशन नंबर 8 में यही तो बोला गया था, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is always equal to the mole fraction of the solute, यानी कि सॉल्वेंट पे कोई डिपेंडेंसीज नहीं है। ओके, सो इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट्स दैट वैल्यू ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। ये डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कि इस सॉल्यूट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ओके, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, उस सॉल्यूट का नेचर क्या है उस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, जब उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, इसी को तो हम बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सो द इक्वेशन 11 जो अभी हमको मिला कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये जो इक्वेशन नंबर हमको 11 मिला है ये डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड दोनों ही सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प कर सकता है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ राउल्ट्स लॉ, कि राउल्ट्स लॉ कब एप्लीकेबल नहीं होता है, चलिए देखते हैं। राउल्ट्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस दिए हैं यहाँ पे, 2 केसेस है बेसिकली, चलिए देखते हैं।
In case of concentrated solution, there is a great interaction between solute and solvent particles, hence Raoult's law is not applicable. तो अगर स्टूडेंट्स आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ले रहे हैं सॉल्यूशन, यानी कि उसमें सॉल्यूट भी बहुत सारा है, सॉल्वेंट भी बहुत सारा है, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत सारा इंटरेक्शन करेंगे, और जब आपने बहुत सारा सॉल्यूशन लिए हैं तो उस केस में आपका राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड केस में बोला कि इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, if solute particles associate in solution, there are less number of particles in solution and hence colligative property decreases. तो अब यहाँ पे दो केस हैं सॉल्यूट का, अगर वो एसोसिएट हो रहा है तब भी कुछ अलग हमको डिफरेंस मिलेगा, अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तब भी कुछ और प्रॉपर्टी देखने मिलेगी। ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर सॉल्यूट एसोसिएट हो रहा है चाहे डिसोसिएट हो रहा है तो उस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। चलिए देखते हैं एसोसिएशन में क्या हो रहा है कि आपने एसिडिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए और ये एसोसिएट होके ऐसा डाइमर फॉर्म में मिल रहा है, तो इन दैट केस भी क्या होगा, राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड केस देखते हैं डिसोसिएट के केस में, इफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, देयर आर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन एंड हेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। तो जब ये डिसोसिएट होगा इन दैट टर्म्स जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब डिसोसिएशन क्या होता है, KCl था वो K+ आयन और Cl+ आयन में ब्रेकआउट हो गया, डिसोसिएट अलग हो गए, तो इस केस में क्या होगा, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।